गुड इवनिंग मैम। आज जो हम लोग टॉपिक लेंगे उसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि हम किसी भी ऐप से कुंडली को जनरेट कैसे करें, और फिर जो हमारा बहुत कॉमन ऐप है जो हम लोग यूज करते हैं वो है एस्ट्रोसेज। इसको जब हम ऐप को स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है, ऐसे ही दिखता है ना मैम? यस। हाँ जी। उसके बाद जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पे जहां पर लिखा होता है कुंडली एआई, हमें इसे क्लिक करना है। ओके। इसके बाद हमारे पास ये थर्ड पेज आ जाता है। थर्ड पेज पर हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक होता है कुंडली खोलें, एक होता है नवीन कुंडली। हाँ हाँ। तो इस नवीन कुंडली पे आपको यहाँ पर नाम लिखना है, नेम, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और यहाँ टाइम ऑफ बर्थ एएम पीएम के साथ, और यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करके जेंडर बता देना है, पुरुष है या स्त्री है, और क्लिक करना है कुंडली दिखाइए। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला विंडो दिखाई देता है। यहाँ पर दिखते हैं तो ये ऊपर लिखा होता है पारंपरिक, फिर लिखा होता है लगन, फिर लिखा होता है नवमांश, क्लाउड, चंद्र। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो कुंडली दिखाई दे रही है ये आपकी जन्म कुंडली होती है। इसी जन्म कुंडली में नीचे यहाँ पर देखिए लिखा है ग्रह, दशा, फलादेश, ये ऑप्शन भी दिखाई देते हैं। जब हम इससे अगले पेज पर जाते हैं, यानी कि जब हम नवांश को क्लिक करते हैं तो हमें देखिए यहाँ लिखा है नवांश, ये हाईलाइट हो गया, तो ये नवांश कुंडली है। नवांश कुंडली का मतलब होता है जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसको हम D1 चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? D1, नवांश। और इसको कहते हैं D9। अच्छा, वो D1 है। नवमांश कुंडली है ये। अब ये नवमांश कुंडली ये क्या होती है? तरह तरह की कुंडलियां होती हैं। जब हम एक कुंडली तैयार करते हैं तो हमें उनके डिविजनल चार्ट्स भी दिखाई देते हैं, और वो डिविजनल चार्ट्स के बारे में हम लोग आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे। पहले हम यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कुंडली को जनरेट करना है आपने अपने ऐप में। तो यहाँ पे आपको नवांश कुंडली दिखेगी। उसके बाद जब आप चंद्र पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक और कुंडली दिखाई देती है जिसको कहते हैं चंद्र कुंडली। फिर आप देखिए यहाँ लिखा है चलित। जब आप चलित पे क्लिक करते हैं तो आपको एक और कुंडली दिखाई देती है जिसका नाम है चलित कुंडली। अभी मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगी, यानी कि नवांश भी नहीं बताऊंगी, चंद्र कुंडली भी नहीं बताऊंगी, और चलित भी नहीं बताऊंगी, लेकिन क्योंकि ऐप को समझाना है इसलिए मैंने आपको ये सब बताए। उसके बाद आप जब यहाँ देखते हैं ग्रह स्थिति लिखा हुआ मिलेगा, चलित के बाद आपको ठीक क्या दिखा मिलेगा? ग्रह स्थिति। जहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब हम देख रहे हैं तो ध्यान से अगर आप इसको समझें तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 कॉलम में चीजें लिखी हुई मिलती हैं। ये विजिबल है ना आपको? हाँ जी। आप अपने फोन पे थोड़ा जूम भी कर सकते हैं इसको देखने के लिए। जूम किया हुआ है मैंने। हाँ हाँ जी जी। तो देखिए लगन, जब जहां पर लिखा है ग्रह लगन, पहले लिखा है लगन। लगन क्या होता है कि जब जन्म होता है, जिस समय जन्म होता है, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। जिस समय जन्म होता है तो पूर्व दिशा में उदित राशि लगन बनती है। पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है वही लगन बनता है। और वो जो राशि होती है
वो किसी एक पर्टिकुलर डिग्री पर होती है। तो देखिए यहाँ लिखा है लगन और राशि लिखा है, ये वृश्चिक राशि, और अंश लिखे हैं, किसी एक पर्टिकुलर डिग्री पर होती है वो राशि। अब वो जब मैंने ये कुंडली तैयार की तो यहाँ पर जो राशि उदित हो रही थी वो वृश्चिक राशि उदित हो रही थी, कितने डिग्री पर? 14 डिग्री 39 मिनट 21 सेकेंड्स पर। और इसके आगे आपको देखिए लिखा मिलेगा नक्षत्र, नक्षत्र अनुराधा, और आगे लिखा है पद। उसके बाद सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु के बारे में भी यही इंफॉर्मेशन होती है कि सूर्य कौन सी राशि में है, कितनी डिग्री पे है, और कौन से नक्षत्र में है, उसके कौन से पदा में है। अभी हमने नक्षत्रों के नाम पढ़े थे लास्ट क्लास में, आज हम उसका और डिटेल पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आप जब कुंडली को जनरेट करते हैं अपनी ऐप में, तो ये कहाँ पर दिखाई देता है कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है? तो ये दिखाई देता है जब आप कुंडली जनरेट कर लेंगे, उसके बाद पहले, दूसरे, तीसरे, ये ऊपर लिखा आता रहता है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ। तो जब वहां ग्रह स्थिति लिखा है, तो जब आप ग्रह स्थिति को क्लिक करते हैं तो ये सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। अब हम इन नक्षत्रों को और गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि नक्षत्र 27 होते हैं, और इन 27 नक्षत्रों को 3 कॉलम में बनाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की संख्या में यहाँ पर लिखे जाते हैं, फिर 10 से लेकर 18 तक यहाँ लिखे जाते हैं, और 19 से लेकर 27 तक तीसरे कॉलम में लिखे जाते हैं। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इनके स्वामी कौन है, इनके स्वामियों के बारे में भी हमने जान लिया था। आज हम इसकी थोड़ी सी और गहराई में जान जाएंगे। जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं, तो काल पुरुष की कुंडली को मेष लगन से बनाया जाता है। तो आप भी बना लीजिए, अपने पेपर पे, कॉपी में बना लीजिए इसे। काल पुरुष की कुंडली में जब पहली राशि है मेष राशि, वहां से नक्षत्रों को हम लिखना शुरू करेंगे और कुंडली के हिसाब से समझेंगे कि कौन सी राशि में कितने नक्षत्र होते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूं सबसे पहले नक्षत्र का नाम अश्वनी, फिर लिखूंगी भरणी, और फिर लिखूंगी कृतिका। 3 नक्षत्र लिखने के बाद दूसरी राशि आ जाती है। कौन सी राशि है ये? वृषभ राशि। वृषभ राशि में भी पहला नक्षत्र कृतिका होता है, फिर कृतिका के बाद रोहिणी, और उसके बाद मृगशिरा, फिर मिथुन राशि आ जाती है। मिथुन राशि में भी पहला नक्षत्र मृगशिरा होता है, फिर आर्द्रा होता है, और फिर पुनर्वसु होता है। उसके बाद रिपीट होती है। हाँ जी, वो रिपीट क्यों होते हैं मैं अभी आपको पहले लिख लेती हूँ, फिर बताती हूँ। फिर कर्क राशि होती है। कर्क राशि में भी पहला नक्षत्र पुनर्वसु होता है, फिर पुष्य होता है, और फिर आश्लेषा होता है। इस तरह से 4 राशियों में हमारे 9 नक्षत्रों के नाम आ जाते हैं। इसके बाद सिंह राशि शुरू होती है। सिंह राशि में पहला नक्षत्र मघा होता है, फिर पूर्व फाल्गुनी, और फिर उत्तर फाल्गुनी होता है। उसके बाद कन्या राशि होती है। कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी पहला नक्षत्र, और फिर हस्त, फिर चित्रा,
फिर तुला राशि आती है और तुला राशि में पहला नक्षत्र चित्रा, फिर स्वाति और फिर विशाखा होता है। फिर आती है आपकी वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि में भी पहला नक्षत्र विशाखा, फिर अनुराधा और फिर ज्येष्ठा होता है। इस तरह से हमारी 9 नक्षत्र फिर से इन 4 राशियों में, अगली 4 राशियों में कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद की जो 4 राशि होती है, यहाँ पे पहला नक्षत्र मूला होता है, फिर होता है पूर्वाषाढ़ा, फिर होता है उत्तराषाढ़ा, और मकर राशि जो अगली राशि है उसमें पहला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा होगा, फिर श्रवण और फिर धनिष्ठा। और कुंभ में पहला नक्षत्र धनिष्ठा, फिर शतभिषा और फिर पूर्व भाद्रपद। इसी तरह से फिर मीन राशि आती है जिसमें पहला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, फिर उत्तर भाद्रपद और फिर रेवती नक्षत्र होता है। और सारी की सारी राशियों में 27 नक्षत्र कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपने यहाँ पे ये नोटिस किया होगा कि जितना भी मैंने लिखे वो सब पहली बात एंटी क्लॉकवाइज लिखे। इन हमारी जो कुंडली में राशियों को लिखने का क्रम या नक्षत्रों को लिखने का क्रम होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। इस बात को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टोरी अब अलग आती है। हमें ये पता है कि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है और 30 डिग्री में 3 नक्षत्र आए और तीसरा नक्षत्र तो पूरा भी नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? अब इसको हम आपको बताते हैं। एक नक्षत्र का वैल्यू होता है 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, और एक राशि का मान होता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में हम कितने नक्षत्रों को एडजस्ट कर सकते हैं? जैसे हम कह रहे हैं कि ये एक कमरा है जिसमें केवल 3 लोग रह सकते हैं और 3 लोगों के पास जितना जितना सामान होगा वो उतना उतना रख सकते हैं। एक नक्षत्र की वैल्यू इतनी है तो एक नक्षत्र पूरा आ जाता है, फिर दूसरा भी पूरा आ जाता है। तो जब 2 नक्षत्र ऐसे आ जाते हैं 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, तो ये 26 डिग्री 40 मिनट हो गया। इसके बाद तीसरे नक्षत्र को तो पूरा आने के लिए जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, स्पेस नहीं है, तो केवल 3 डिग्री 20 मिनट बचा है। इसका मतलब है कि पूरा नक्षत्र तो नहीं आ सकता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये देखा गया कि जितने भी नक्षत्र होंगे उनको हम 4 पदों में बांट देंगे। क्या करेंगे? इनको 4 पदों में बांट देंगे। अब वो 4 पद कैसे होंगे? पहला पद, इसको चरण भी बोलते हैं और पद भी बोलते हैं। पद और चरण दोनों बोल सकते हैं। तो हर एक चरण अगर 3 डिग्री 20 मिनट का हो जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यानी कि हर नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा हुआ है और हर चरण जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब इस तरह से क्या हुआ कि जब अश्विनी के को लिखा, अश्विनी को मेष राशि में एडजस्ट किया तो अश्विनी के तो 4 चरण आ गए, भरणी के भी 4 चरण आ गए, कृतिका का केवल 1 चरण आ पाया और बचे हुए 3 चरण उसके वृषभ राशि में गए। रोहिणी के भी 4 चरण आ गए
अब यहाँ पर देखिए, पहले अश्विनी, भरणी और कृतिका को हम गिन लेते हैं चरणों को, तो 4 4 8 और 1 9। इसका मतलब है कि कुल 9 चरण आ सकते हैं एक राशि में, क्योंकि 30 डिग्री में कितने आ सकते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 30 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 9 9 चरण आ सकते हैं हर उसके। तो हम क्या करेंगे, चरणों के हिसाब से प्लैनेट्स, इनको नक्षत्र को बिठा देंगे। तो देखिए 4 4 1, और यहाँ पे कृतिका के 3 चरण हो गए, रोहिणी के 4 चरण हो गए, तो मृगशिरा के कितने चरण आने चाहिए? ये हो गए 7, 2 आने चाहिए ना, 2 9। आने चाहिए, 2 2 हाँ। अब मृगशिरा के पास तो 4 चरण है, तो 2 यहाँ पर एडजस्ट 2 करें। यहाँ पे गए हाँ। आद्रा के 4 चरण और और पुनर्वसु पितर के, के 3 3 आ जाएंगे। यस, यहाँ 3 आ जाएंगे। फिर अब पुनर्वसु का जो 1 चरण बचा वो फिर कर्क हम राशि में, अगले में पहुंच जाएंगे। कर्क राशि में आ गया। पुष्य के 4 चरण और अश्लेषा के 4 चरण। अब इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे एंड हो गया। इसीलिए खत्म हम क्या हाँ। करते हैं, जब नक्षत्रों को लिखते हैं तो 9, देखिए ये वाली राशि कौन सी बनी, मेष राशि, इसको मिलाकर बनी वृष राशि, इसको मिलाकर बनी मिथुन राशि, और इसको मिलाकर बनी कर्क राशि। ये वाली बात समझ आ गई? इसी तरह से मैं यहाँ पर भी नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वाले तीनों कौन सी राशि बनाएंगे, सिंह राशि। ये तीनों मिलकर बनाएंगे कन्या राशि। ये तीनों मिलकर बनाएंगे तुला राशि, और ये तीनों मिलकर बनाएंगे वृश्चिक राशि। इसी तरह से 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27, तो 19 20 और 21वां नक्षत्र मिलके बनाएंगे धनु राशि। 21 22 और 23वां नक्षत्र मिलके बनाएंगे मकर राशि, और 23 24 25 मिलकर बनाएंगे कुंभ राशि, और 25 26 27 मिलकर बनाएंगे मीन राशि। इसी तरह से अगर हम इस वाले चार्ट में चेक करें तो मघा के कितने चरण होंगे, मघा के 4 चरण, 4 4 फाल्गुनी के भी 4, 4 और उत्तर फाल्गुनी का 1। 1। अब कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी के कितने, इसके 3 4 और 2। बिल्कुल ठीक। अब तुला राशि में भी चित्रा नक्षत्र आएगा 2 चरणों के साथ, 2 4 यस, और 3। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से विशाखा का 1 बचा हुआ 1 चरण वृश्चिक राशि में आ 7 जाएगा। 4 हाँ। इस तरह से 4 राशियों ने 9 चरणों को कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट को देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। मूला के कितने चरण आएंगे, 4। उत्तराषाढ़ा के भी 4, 4 और पूर्वाषाढ़ा के 4, उत्तराषाढ़ा का 1। उत्तराषाढ़ा के 3, श्रवण के 4 और धनिष्ठा के 2। फिर यहाँ बचे हुए धनिष्ठा के 2 और शतभिषा के 4, और पूर्व भाद्रपदा का 3। इसी तरह से पूर्व भाद्रपदा के मीन राशि में 1 चरण, 1 बाकी 4 4 बाकी 4 4। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ आई है। हाँ हाँ समझ आया। अब देखिए यहाँ पर जब हमने देखा ये लिस्ट, इस लिस्ट को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर मैं एक्सरसाइज भी दूंगी कल की प्रैक्टिस में, आप लोगों को ये काम दिया जाएगा। अब देखिए सूर्य कौन से राशि में बैठे हैं, मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, मिथुन राशि में नक्षत्र होते हैं मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा के 2 चरण है,
यानी कि 6 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा। और आद्रा के 4। हाँ, बस यहाँ डिग्री पे ध्यान दीजिएगा। ओके। 6 डिग्री 40 मिनट तक यहाँ रहेगा, 6 डिग्री 40 मिनट तक यहाँ पर होगा मृगशिरा का। और उसके बाद आद्रा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जब देखा कि प्लैनेट 11 डिग्री का है, 11 डिग्री 38 मिनट पे है और 8 सेकंड्स भी है। तो 6:40 तो कहाँ पर चले गए, कौन सी राशि में? मृगशिरा। कौन से नक्षत्र में? मृगशिरा में। तो मृगशिरा तो निकल गया, तो मृगशिरा को पार करके ये आद्रा में है। ये वाली बात समझ आने की आ रही है? हाँ, समझ तो आई कि ये आ जाए। हाँ ठीक है, अब ये इनको डिग्री वाइज भी चेक करते चलना है हमें कि सूर्य जो है वो आद्रा नक्षत्र में क्यों है, क्योंकि वो 11 डिग्री 38 मिनट के है और मिथुन राशि में है। हमें ये पता है कि मिथुन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। पूर्वसु। अब वो मृगशिरा में क्यों नहीं है? क्योंकि मृगशिरा की लिमिट तो केवल 4 डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट तक है। बाकी के 13 डिग्री 20 मिनट आद्रा के हैं और बचे हुए जो हैं पुनर्वसु के। पुनर्वसु के कितने चरण होते हैं इसमें? 3। 3 होते हैं। 3 होते हैं तो यानी कि 10 डिग्री बची हुई 10 डिग्री पुनर्वसु की है। तो 6 के बाद 11 आने में कितना टाइम लगेगा? 5 और आएंगे तो 6 7 8 9 10 11, 5 डिग्री और, यानी कि 5 डिग्री तो आद्रा में ही आ जाएंगे। तो इसलिए आद्रा में ये है। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ आई। ये इसी तरह पद क्यों 2 लिखे हुए हैं? पद इसलिए 2 लिखा है ना कि क्योंकि आद्रा में पहला पद तो होगा उनका, आद्रा को लिख लेते हैं हम यहाँ। आर्द्रा का पहला पद 3 डिग्री 20 मिनट तक, दूसरा 6 डिग्री 40 मिनट पे। तो यहाँ पर ये पहले पदा को क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए ये दूसरे पदा में है। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि दूसरे पदा में है। ठीक, तो यहाँ पे इसी तरह से चंद्रमा को चेक करेंगे। अब हम चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? वृश्चिक राशि के विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। अनुराधा और ज्येष्ठा। हाँ हाँ, 8वां है ना। हाँ जी, तो ये 4 4 और 1 होते हैं। तो विशाखा का तो एक ही चरण, एक चरण का मतलब 3 डिग्री 20 मिनट। बचे हुए 13 डिग्री 20 मिनट इसके, 13 डिग्री 20 मिनट इसके, और प्लैनेट कितने डिग्री पे है? 14 डिग्री पे। इसका मतलब है अनुराधा में है हाँ, और समझ आ अनुराधा गया। के चौथे चरण में है। ये सारा जितना भी ज्योतिष है वो सब कैलकुलेशन बेस्ड है मैम, क्योंकि अंतरिक्ष में प्लैनेट्स की और कॉन्स्टिलेशंस की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा काम करता कितना है। एक प्लैनेट कितने डिग्री रहता है? मैं लिख लेती हूँ। 13 प्लैनेट तो डिग्री नहीं, एक राशि। मतलब एक, राशियां। हाँ जी, एक राशि 30 डिग्री रहता है हाँ, और 30 एक, रहता है टोटल। हाँ जी, और एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट रहता है। ठीक है। ठीक है ना, तो एक राशि में 9 चरण आ सकते हैं एक नक्षत्र। तो जब 9 चरण आ सकते हैं तो अलग अलग इस तरह से आते हैं। ठीक है। ठीक है, इसी चीज को अगर अब हम मंगल के लिए समझे, मंगल इस कुंडली में वृषभ राशि में बैठे हैं, कितने डिग्री पे? 4 डिग्री पे। तो वृष राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? पहला होता है कृतिका। पहला ये हो गया ना, अश्विनी हो गया, ये भरणी हो गया, कृतिका हो गया। हाँ जी, तो वृष राशि में कृतिका आ गया, हाँ। फिर रोहिणी और फिर आता है मृगशिरा।
कृतिका के 3 चरण आते हैं, रोहिणी के 4 हम्म और मृगशिरा के 2। तो हम्म यहाँ पे 4 डिग्री का प्लैनेट है। 4 डिग्री का प्लैनेट होने का मतलब है कि कृतिका में ही है और कृतिका के तीसरे चरण में है। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ आ रही है अब। हाँ जी। इस तरह से हमें देखना होता है कि कोई भी प्लैनेट कितने कौन से नक्षत्र में है। एक तो होता है कि कौन सी राशि में है, राशि तो हमें देखनी है कि कोई प्लैनेट कौन सी राशि में है, और साथ साथ ये भी देखना है कि कोई प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है, और वो डिपेंड करेगा उसके डिग्री पर। ठीक है ना। ये इन सब का फायदा क्या है, ये जो नक्षत्र हम कि देखते हैं? जब हम लोग फलित कहेंगे ना, जैसे हमने किसी का चार्ट देखा और चार्ट हम्म। देख के ये कहा कि आपके साथ ये होने वाला है, तो वो आपने कैसे कह दिया? हाँ, वही मैं पूछ रही क्या, जो हम एक्चुअली इतना ये सब देख रहे हैं। एनर्जी ट्रांसफर है। अच्छा। नक्षत्रों से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, राशियों से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ग्रहों में। समझे कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जितने भी राशि चक्र घूम रहे हैं, ये सब आकाश इंग्लिश में में क्या कहते हैं नक्षत्र को? कॉन्स्टिलेशन, अच्छा, कॉन्स्टिलेशन नहीं, ओके। कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो ये जितना भी आकाश में हमारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं, सूरज दिख रहा है, चांद दिख रहे हैं, सब कुछ जितने भी, इवन जो हम लोग छोटे, ये कहते हैं ना कि उल्का पिंड गिर गया, उसकी भी ज्योतिष में वैल्यू है। हम्म। आपने सुना होगा कि 1986 के करीब एक धूमकेतु आया था, हाँ हेली। हाँ बहुत हाँ। हल्ला हुआ था उसका कि बहुत हंगामा कि हाँ, पता नहीं हमारे ऊपर गिरेगा, किसके ऊपर गिरेगा, क्या होगा। धूमकेतु, हेली धूमकेतु। हाँ तो हाँ। धूमकेतुओं का भी फर्क पड़ता है ज्योतिष में, इन सब चीजों की वैल्यू है। अच्छा। रोजाना ये प्लैनेट्स जो जो पोजीशन चेंज करते हैं, उसके हम्म। अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में फर्क आ जाता है। अच्छा। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि प्लैनेट्स किसी किसी नक्षत्र में है। हम्म ठीक है, पिछले दिनों बारिश हुई, हम्म। पिछले दिनों बारिश हुई ना। कब हुई थी बारिश? 22 जून को बारिश हुई थी। नहीं, हमारे यहाँ तो 15 को हुई थी, 15 के आसपास। 15 भी हुई, और जिस दिन योग दिवस था उसके अगले दिन भी हुई। हम्म। योग दिवस के अगले दिन भी बारिश हुई। तो क्यों हुई बारिश? क्योंकि सूर्य ने आद्रा नक्षत्र में प्रवेश किया। हाँ, आद्रा, ठीक ये है। सारी चीजें ज्योतिष से लिंक्ड हैं। सूर्य और ने अभी आद्रा बारिश में क्यों प्रवेश नहीं हो किया रही और है? मानसून क्या आ गया। नक्षत्रों में हम वो नहीं कर रहे हैं? बारिश कम क्यों हो रही है इस साल फिर? वो थोड़ा सा नक्षत्रों, ये ग्रहों का ही लोकेशन इस तरह की है। अभी तो शुरू होगी, अभी तो शुरू होगी, अभी तो पहली कुछ लोग इंडिकेशन तो बोल दे रहे हैं दी कि कि इस मौसम साल आ गई। बारिश बहुत कम होगी, या सूखा पड़ेगा, या कुछ ऐसा देखिए होगा। क्या होता है कि बारिश तो उतनी ही होती है, लेकिन कुछ इलाकों में ज्यादा और कुछ इलाकों में कम होती है। तो ग्रहों की स्थिति जिस जिस हिसाब से बैठती है, उस इस हिसाब से। और ये जो सब्जेक्ट है, ये इसको कहते हैं मेदिनी ज्योतिष, जिसमें बारिश को पढ़ना, जमीन को पढ़ना, पानी कितना है, देश क्यों हम्म। लड़ाई कर रहे हैं, ये सब मेदिनी ज्योतिष का हिस्सा है। और अभी हम लोग बहुत बेसिक, अभी तो हम ग्रहों के हाँ, अभी नीचे तो हम में जानते नक्षत्र हैं। और इनके नाम ही याद कर रहे हैं, पहले नाम अच्छे से याद है तो। जी हाँ, तो हम लोग अगर इनकी मेहनत से इनको याद कर लेंगे तो हम हाँ। आगे इसमें कर पाएंगे। ठीक है। इसमें अभी आपको कोई जो पीछे आपने पढ़ा हो तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो तो पूछिए। ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। नहीं, अब जैसे यहाँ आप, पर, अच्छा हाँ एक जी, पूछना था, जैसे आप ये बनाते हो, कुंडली बनाते हो, जी, ठीक है, एक काल पुरुष की कुंडली बनाते हो, 1 2 3 लिखते हैं कि ये मेष की, मतलब लगन की है, ये इसकी है। उसके बाद आप किसी की भी कुंडली ली, सपोज करो काल पुरुष की, तो बेसिक हो गई। हाँ जी, वो तो सपोज बेस करो है। कि हाँ, बेस है वो तो। हाँ जी, उसके बाद सपोज मेरी ली हुई आपने बनाई, ठीक है, सारे ग्रह और ये सब आपने देखा,
ठीक है। लेकिन ये जैसे चंद्रमा कहीं बैठा हुआ है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, ये कैसे हो जाता है ये सब? तो ये सब आकाश की स्थिति के अनुसार होता है ना। मतलब ये चेंज होते रहते हैं, सूर्य ये चंद्रमा? लगातार बदलते रहते हैं। हमारी पृथ्वी लगातार घूमती जा रही है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये सब लगातार चलते जाते हैं, लगातार। इसलिए चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ ही। हाँ जी, हम्म। चेंज होते रहते हैं ये। जैसे एक जन्म राशि के से टाइम पे। दूसरी राशि में, दूसरी हाँ, से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, ये लगातार मेष राशि से मीन राशि में घूमते रहते हैं। कई बार मैंने देखा कि एक ही उसमें हाउस में बहुत सारे ये आ जाते हैं ग्रह, तीन तीन